Hello students, today we will start class 12th biology chapter 15 biodiversity and conservation part 1. So when we talk about biodiversity, the sum total of genes, species and ecosystem of a given region is called biodiversity. Means जितना भी सम है किसका, टोटल ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम का, इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी या इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, राइट. द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन. मतलब जो टर्म दिया था सबसे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी, वो किसने दिया था बच्चों? एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड विल्सन. Is it clear? As per NCERT, levels of biodiversity is studied in 3 levels. कौन कौन से 3 levels हैं? Genetic biodiversity, species biodiversity, ecological biodiversity. इन 3 levels को अपने को according to NCERT लेकर चलना है. So very first we will take genetic biodiversity. Genetic biodiversity is a variation of all the type of gene and allele present in the population. Second, species diversity means one area में, मतलब एक जो एरिया है उसमें कितने टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट लेवल इज कितने टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं, इट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. नाउ नेक्स्ट इज एनसीईआरटी में इनकी डेफिनेशन कैसे गिवन है वो भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, वेरिएशन ऑफ जीन्स फाउंड विद इन अ स्पीसीज इज कॉल्ड जीन डाइवर्सिटी. जीन डाइवर्सिटी मीन्स एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, देयर आर more than 50,000 genetically different strain of rice and 1,000 varieties of mango, Mangifera indica means are in India. मीन्स कि जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसमें जीन्स में वेरिएशन, एक ही स्पीसीज की जो जीन्स हैं उनमें वेरिएशंस के बेस पर जो डाइवर्सिटी है उसको अपन को यहाँ स्टडी करना है. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो राइस की एक ही स्पीसीज है राइस, बट उसकी वेराइटीज़ कितनी है अपनी एक इंडिया में ही अकेले 50,000. मैंगो है उसकी वेराइटीज़ कितनी है, समथिंग अप्रॉक्स लें तो अपन 1,000 वेराइटीज़ आर इन इंडिया. मीन्स वेरिएशंस ऑफ जीन्स क्या हैं ये बच्चों, जो कि स्पीसीज में फाउंड होती हैं एट जीन बायोडाइवर्सिटी लेवल. लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल राइस. 50,000 राइस की वेराइटीज़ हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अपने को बासमती ज़्यादा फैमिलियर है हमारे उससे, है ना, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, हमें भूख नहीं भी हो तो भी खाने की इच्छा हो जाती है उसकी खुशबू से. तो ये क्या है, राइस की ये वेरिएशंस है या वेराइटी है. ऐसे ही अपन मैंगो का एग्जांपल लेंगे, अपनी एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए मैंने यही एग्जांपल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि अपने को स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है इन चैप्टर्स में. फॉर सीबीएसई एग्जाम्स या फिर अपन नीट के लिए भी पर्पस से भी यदि अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी एनसीईआरटी मस्ट है. तो मैंगो की स्पीसीज तो एक ही है बट वेराइटी कितनी है, लॉट ऑफ वेराइटीज है. जैसे हाफुज है, लंगड़ा है, दशहरी है, अल्फांजो है. ये क्या है बच्चों, ये एक ही स्पीसीज है बट वेराइटीज लॉट ऑफ है. नाउ वी कम ऑन द स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में हम किसको डिस्कस करेंगे, स्पीसीज नेम से ही पता चल रहा है. हम स्पीसीज की बात करें तो द वेराइटी ऑफ स्पीसीज फाउंड इन habitat is called species biodiversity. Okay, now if हम अपने हाउस में ही देखें तो डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ की स्पीसीज़ या स्पीसीज़ की वेराइटीज़ अपने को देखने को मिल जाती हैं. जैसे वॉल पर लिजार्ड मिल जाएगी अपने को, हाउस फ्लाई मिल जाएगी, मॉस्किटो देखने को मिल जाते हैं, कॉकरोच देखने को मिल जाते हैं. यस, मिलते हैं ना अपने को देखने को. ऐसे ही एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है वेस्टर्न घाट.
है ना। वेस्टर्न घाट हैज ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। ये क्या है, मीन्स जो बॉम्बे वाला साइट है ना, वो तो हो गया वेस्टर्न घाट, तो उसमें मैनी वेराइटीज़ हैं या लॉट ऑफ वेराइटीज़ हैं एम्फीबियंस की, जैसे टोड्स वगैरह को अपन देख सकते हैं उसमें। ईस्टर्न घाट मीन्स हैदराबाद के कंपैरिजन में, ठीक है ना, राइट। नाउ वी कम थर्ड, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हियर एनसीईआरटी में गिवन है द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट हैबिटाट फाउंड इन द पर्टिकुलर एरियाज इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। मीन्स कितने टाइप के इकोसिस्टम एक ही जगह पर अपने को मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब अपन कहें कि बच्चों जो नेक्स्ट वी विल टेक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। मैंने एक और यहाँ पर लिया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्स अबाउट टू IUCN कितनी उन्होंने की थी, 1.5 मिलियन। ग्लोब मीन्स पूरे अर्थ पर। अकॉर्डिंग टू IUCN इस टाइम पर कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्लांट के हैं, कितने एनिमल के हैं और कितने अदर टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं, तो 1.5 लाख हैं। तो उसमें से जो मीन्स 7 लाख स्पीसीज हमने देखी, किसकी यहाँ पर किसकी देखी यहाँ पर अपन ने, एनिमल्स की। मतलब 70% स्पीसीज रिकॉर्डेड है एनिमल्स की और प्लांट की है ओनली 22%। उसमें से भी आप देखो मोर दैट 70% ऑफ ऑल स्पीसीज हमने जब देखी हैं इसमें, तो उसमें से भी एनिमल्स की स्पीसीज में से जो 70% गिवन है, उसमें से भी इंसेक्ट की मोर स्पीसीज मतलब रिच ग्रुप प्रेजेंट है। 70% ऑफ द एनिमल आर इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट की जो क्वांटिटी है वो या परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है इन एनिमल्स में, एनिमल किंगडम में या किंगडम एनिमेलिया में। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल किंगडम है उन सब में सबसे ज़्यादा मोर देन रिच ग्रुप है किसका, इंसेक्ट का, राइट। नाउ मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजरमेंट मीन्स हम कैसे मेजर करेंगे, हमें हर चीज़ को मेजर करने की हैबिट है बच्चों। जैसे कोई भी चीज़ हम बाज़ार से लेकर आते हैं, भले उसने हमें मेजर करके दिए, फिर भी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसको मेजर करके देखते हैं। कोई चीज़ काउंट करना है तो मतलब मेजरमेंट, हम बायोडाइवर्सिटी को भी इसी तरह से मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों हम इस बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे करेंगे, तो इसके भी 3 लेवल्स यहाँ पर बनाए गए हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी एंड गामा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा बायोडाइवर्सिटी वी विल टेक फर्स्ट, क्या, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। तो इट रिफर्स टू नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। मीन्स आपका जो रूम है, जैसे अपन यहाँ एक ले लेते हैं एग्जाम्पल कि ये मेरा रूम है, ठीक है। मेरे इस रूम में यहाँ पर लिजर्ड भी होगी, हो सकता है मॉस्किटो भी होंगे, है ना, कॉकरोच भी हो सकता है, हाउस फ्लाइज भी हो सकती है, मैं भी यहाँ पर हूँ और मेरा डॉगी भी यहाँ पर बैठा है, समझ लीजिए। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पीसीज इस एक ही रूम के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने इसको मीन्स इस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं ये हमने काउंट किया, मेजर किया। इट इज कॉल्ड अल्फा बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज बीटा बायोडाइवर्सिटी। तो बीटा बायोडाइवर्सिटी मीन्स ये तो सिर्फ हमने एक ही रूम के अंदर देखा है। अब यदि मैं बीटा बायोडाइवर्सिटी की बात करती हूँ तो इट इज कंपैरिजन ऑफ बीटा बायोडाइवर्सिटी बिटवीन 2 हैबिटेट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी एक रूम किया था, अब मैं अपने एक घर का एक और अदर रूम यहाँ पर ले लेती हूँ अपने हाउस का। इसमें मैंने ये वैरायटी देखी थी, इसमें अब देखती हूँ मैं कि इसमें लिजर्ड दिख रही है मुझे, यहाँ मेरा कोई ब्रदर बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई मुझे कॉकरोच भी दिख रहा है, हाउस फ्लाई भी उड़ जा रही है। तो इसमें भी मैंने डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है उनको यहाँ पर मैंने देखा। तो मतलब डिफरेंट दोनों में से किस में किसके रूम में जो है डाइवर्सिटी ज़्यादा है,
मेरे रूम में या जो दूसरा मेरे हाउस का अदर रूम है उसमें है। तो ये जब हम इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं मेजर करके, दैट इज कॉल्ड बीटा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जब दो के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है, इट मीन्स वहां पर क्या है, बीटा बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट इज गामा बायोडाइवर्सिटी। तो गामा मीन्स, गामा बायोडाइवर्सिटी में लेंगे, इट इज द मेजर ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इन द लार्ज स्केल। ये तो मैंने सिर्फ 2 रूम की बात की थी। अब मैं कहूँगी मेरा पूरा जो बंगलो है ना, इसका मैं पूरा मेजरमेंट करना चाहती हूँ कि इसमें कितने टाइप की डाइवर्सिटी है, कितने टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं। जो ओवरऑल स्पीसीज हैं उनको मैंने मेजर किया, काउंट किया, देन इट इज कॉल्ड, क्या हो गया ये, मतलब मैंने बहुत लार्ज स्केल पर इसको ले लिया। या मैं पूरी कॉलोनी की बात करूं तो पूरी कॉलोनी की मैंने बायोडाइवर्सिटी को काउंट किया, दैट इज कॉल्ड गामा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना। तो अपन देखें इसमें कि जो मैंने अल्फा बायोडाइवर्सिटी की बात की थी वो सबसे स्मॉल लेवल है मेजरमेंट का। कंपैरिजन जब 2 के बिटवीन 2 हाउसेज या 2 रूम्स के या 2 रीजन्स के बीच में जब अपन कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा बायोडाइवर्सिटी। एंड यदि मैं बात करूं कि एक लार्ज स्केल पर जब अपन मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी डाइवर्सिटी का, दैट इज कॉल्ड गामा बायोडाइवर्सिटी। राइट बच्चों, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। तो मोर स्पीसीज की नीड हमें क्यों है आखिर? क्या हम अकेले नहीं रह सकते? रह सकते, हम अपने रूम में अकेले ही बैठे रहते हैं ना, बट कितने टाइम तक, कितने टाइम आप अकेले रह सकते? 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इससे ज़्यादा तो आप अकेले नहीं रह सकते ना। बिकॉज इस पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए हर स्पीसीज का अपना एक इम्पोर्टेंस है, नेसेसरी है। सो आखिर ये सब स्पीसीज कंपलसरी क्यों है, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा बच्चों अपने को। राइट। सो जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी उतना ज़्यादा इजी गोइंग में हमारा काम चलेगा। बिकॉज जो हमारे वर्क हैं वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे अपना घर है, घर में सभी के अपने अपने काम डिवाइडेड है। मम्मी किचन में खाना बना रही है, आप अपना पढ़ रहे हो, आपकी दीदी है वो कुछ और काम कर रही है घर में, पापा आपके ऑफिस जा रहे हैं, कमा कर ला रहे हैं। तो मतलब सबके वर्क जो है वो डिवाइडेड है ना। या फिर जैसे अपन देखें फॉर एग्जांपल, शादी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी फैमिली में कोई शादी है, ठीक है, ऑल फैमिली जो मेंबर्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, करेंगे ही भाई, एक अकेले तो कोई शादी को निपटा नहीं सकता ना। तो क्या होगा, कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई स्वीट जो बन रही है उसको वॉच कर रहा है, बनवाने के लिए हेल्प कर रहा है, कोई जब बन गई वो तो उसको परोसने में हेल्प कर रहा है, सर्व करने में हेल्प कर रहा है। मीन्स सबके वर्क का यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। ठीक है ना। इफ अकेले ही सारे काम करने पड़ जाए तो अपन मैनेज कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो जब अकेले काम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, सो दैट इज थिंग, इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है अपनी, कम्युनिटीज with more species tend to be more stable than those with the less species, कहना चाहिए अपने को with the less species। तो क्या होगा यहाँ पर, मीन्स जो कम्युनिटी है जिसके पास जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी वो मोर स्टेबल होगी। मतलब कम्युनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी जितनी ज़्यादा उसके अंदर स्पीसीज प्रेजेंट होंगी, एज कंपेयर टू दोज कम्युनिटीज विच हैज लेस स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबल कम्युनिटी हैज फॉलोइंग कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स हैं? अब इसमें क्या है, एज आई टोल्ड यू, जितने ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो स्पीड से काम हो रहा है, मीन्स स्पीड भी बढ़ेगी। राइट। So NCERT also says that productivity should not vary too much from year to year। मतलब some means प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी रहती है, बिकॉज स्पीड मेंटेन रहेगी। इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशंस, वहाँ पर वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, लेकिन
मीन्स वेरिएशन नहीं आने चाहिए। मीन्स जैसे अभी तक तो फैमिली के 4-5 मेंबर्स मिलकर उस वर्क को कंप्लीट कर रहे थे, उसमें से 2 थक गए, उन्होंने कहा यार अब तो हम नहीं कर सकते, आई एम टायर्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो 4 मेंबर्स हैं जो मिलकर उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उनमें वेरिएशंस नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं इट हैज़ टू रेजिस्टेंस टू सीजनल डिस्टर्बेंस एंड टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। मीन्स कोई एलियन स्पीसीज वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। जैसे अब शादी है, शादी वाला घर है ना, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई तीसरा वहाँ डिस्टर्बेंस करने आ गया तो उसने उन सब के काम को डिस्टर्ब कर दिया, तो बाकी जो कर रहे थे ना वो भी नहीं करना चाह रहे, तो मतलब इट मीन्स वहाँ पर कोई एलियन स्पीसीज नहीं आनी चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अपने पड़ोसी नेबर्स हैं, वो अपने घर पर कुछ मांगने आते हैं, एक बार दे देंगे अपन, दूसरी बार वो फिर आ जाते हैं यार थोड़ा सा और दे दो, दे दिया अपने, चलो यार ख़त्म हो गया होगा और नीड होगी उनको, तीसरी बार फिर आ जाते हैं तो फिर उठाकर हम उन्हें अपनी वो पूरी चीज़ ही दे देते हैं, यार बार बार डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि तुम ये पूरा डब्बा ही ले जाओ, है ना, अब मत आना तुम। लेकिन तो ये क्या है, ये एलियन स्पीसीज है जो कि हमें बार बार डिस्टर्बेंस कर रही थी, तो वहाँ पर एलियन स्पीसीज नहीं आने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी और जो स्पीड से काम हो रहा था वो स्पीड भी कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों, कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यदि मैं कहूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन पिक जरूर होता है एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज पिक्ड आउट फ्रॉम दीज 4 पॉइंट्स इन द एनसीईआरटी, फ्रॉम द एनसीईआरटी। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, उसमें से इस लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट पॉइंट आता है अपना हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस क्या है, हैबिटेट लॉस इज द destruction of ecosystem by unwanted human activities such as urbanization, intensive farming, deforestation, या और भी अपन ले सकते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंड शो ऑन मीन्स इकोसिस्टम को खराब किया जिसने सबसे ज़्यादा, मतलब हैबिट का लॉस हो रहा है। When the vegetation is cleared for human activities, the continuous habitat become fragmented. This is called habitat. it's called habitat fragmentations. एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन यहाँ पर एक किसी समझ लीजिए यहाँ पर अपन लें कि मैंने कहा कि अपन एक जंगल में घूमने गए, ठीक है, चले गए भाई, और उस जंगल में क्या हुआ कि वहाँ हमें कुछ अच्छा ही लगा ज़्यादा घूमना, तो हमने सोचा यार कि यहाँ पर अपन एक इससे अच्छा एक अपना घर ही बना लेते हैं, तो हमने वहाँ पर अपना एक घर बना लिया, ठीक है। पहले तो ये पूरा एक ही एरिया था, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर आकर अपना अच्छा बड़ा सा बंगलो बना लिया, थोड़ा गार्डन वार्डन भी लगा लिए, यहाँ पर भी, आगे भी, पीछे भी। फिर क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर, तो अब जो इस फॉरेस्ट की जितनी भी स्पीसीज थी वो क्या हुआ, डिवाइडेड हो गई। अभी तो वो सब मिलकर एक साथ रह रही थी, तो यहाँ वाली यहीं रह गई, यहाँ वाली यहीं रह गई, यहाँ वाली यहाँ रह गई, यहाँ वाली यहाँ रह गई। अब इनका आपस में क्या हुआ, मिलना कम हो गया, मतलब डाइवर्सिटी कम हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्पीसीज कम होने लगी, वो मीन्स जो एनिमल्स थे, प्लांट थे, उनकी स्पीसीज भी धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि वो आपस में मिल ही नहीं पा रहे थे। फिर उसने कहा यार अब तो अकेले अकेले बोर हो गए, फिर उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी यहाँ बुला लिया, तो उनने भी अपने यहाँ मकान बना लिए, फिर कुछ और आ गए, उनने यहाँ बना लिए, उनने यहाँ बना लिए। इस तरह से उन्होंने पूरे एक एरिया को कवर कर लिया, और ये थोड़ा बहुत जो एरिया बचा उसमें थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी यहाँ पर रह गई, और इस रीजन से उनका मिलना और भी बंद हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, दिस लीड टू हैबिटाट लॉस। जब हैबिटाट लॉस होता है, दिस लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑल्सो, ठीक है। मतलब कि जब स्पीसीज आपस में मिल नहीं पाएंगी तो डाइवर्सिटी कैसे होगी, ये उनकी हैबिट्स वहाँ पर डेवलप हो ही नहीं पाएंगी, वो हैबिटाट जो उनको हैबिटेट थी उनकी, वो वहाँ से पूरा
खत्म होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या होता है, एक्सपेक्टेशन। जब हम किसी से, किसी चीज़ से, किसी पर्सन से एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा रखने लगते हैं, ज़्यादा रखने लगते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे भी कह सकते हैं अपन, यदि एनसीईआरटी को देखें, इट इज़ द हार्वेस्टिंग ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज टू द एक्सटेंट, मीन्स नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम जानते हैं, फ्रेश वाटर, वेजिटेबल्स एंड ऑल अदर थिंग्स, बट हमने क्या किया, उनको कमर्शियलाइजेशन उनका स्टार्ट कर दिया, और क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पर सब खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने कमर्शियलाइजेशन कर दिया, तो वो जो हमें फ्रेश वाटर मिलना बंद हो गया, हम आरओ लगाने लग गए। वेजिटेबल्स में हमने बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स का यूज़ करने लग गए उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो जो ओरिजिनल वेजिटेबल्स थी वो भी ख़त्म होने लग गई। तो ये क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही तो है ये, है ना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज मीन्स क्या है, जैसे किसी एक एरिया में कोई थर्ड वन आ गया, so invasion of alien species in the natural habitat cause declining in the nature species. फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं पार्थेनियम वाटर हैसिंथ। वाटर हैसिंथ, एज आई टोल्ड यू, इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं शायद चैप्टर 1 या 2 में आपके, कि वाटर में जब ये ग्रो करना स्टार्ट करता है तो बहुत रैपिडली ग्रो करता है, और जब ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है तो वाटर की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको इनटेक कर लेता है, मोर क्वांटिटी में इनटेक करता जाता है। ड्यू टू दिस रीजन, जो फिशेज़ की है, उस रीजन की जो फिशेज़ हैं उनकी डेथ होने लग जाती है। मीन्स क्या हुआ, मीन्स नेटिव स्पीसीज कौन हो गई, फिशेज हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाती, बिकॉज वाटर हैसिंथ ने वहाँ पर सिर्फ अपने बारे में सोचा, उन फिशेज के बारे में नहीं सोचा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, क्या होता है, जैसे आपकी कोई बायोलॉजी टीचर है, वो आपको पढ़ाती है, फॉर लॉन्ग टाइम से वो आपको पढ़ा रही है, बट एनी रीजन वो स्कूल छोड़ दे आपका, न्यू टीचर आ गई, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाएगी आपकी न्यू टीचर आपको, बट उसे बच्चों नहीं मालूम कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, what should they want, right? So this what would happen in alien species, जो बच्चों unity is must by, you know, whenever alien species will come, उसे कुछ नहीं पता, उसे वहाँ की नेटिव स्पीसीज के बारे में कुछ नहीं मालूम, और जो वहाँ की, जिससे क्या होगा, जो नेटिव स्पीसीज है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होने लगती हैं। अब अपन लेते हैं, नेक्स्ट है अपना को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मीन्स क्या होता है, व्हेन वन ऑर्गेनिज्म बिकम एक्सटिंक्ट द अदर एसोसिएटेड ऑब्लिगेटरी स्पीसीज ऑल्सो टेंड टू एक्सटिंक्ट। ऑब्लिगेशन मीन्स ऐसे होस्ट या ऑर्गेनिज्म जो कैन नॉट लिव विदाउट अदर, मतलब जैसे हम फैमिली मेम्बर्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारे फादर हैं, यदि किसी वजह से फादर हमारे साथ नहीं होते तो क्या होगा कि एक इनकम का सोर्स था हमारे पास, वो हट गया, उससे जुड़ते जुड़ते दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी उससे जो है अफेक्टेड हुए, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाते, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शन। थैंक यू।